हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं द्रुण पिंडों की घूर्णन के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर है जड़त्व आघूर्ण। चलिए बच्चों, इसकी परिभाषा आइए पढ़ते हैं। उसके लिए बेटा आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। सिग्मा एम आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये आई के बराबर होता है। ये फार्मूला अगर आप याद कर लोगे तो आप इसकी डिफिनेशन देने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम कि पिंड पिंड के पिंड के किसी कण ठीक बच्चों, कण का घूर्णन अक्ष के परिता, इतना तो ऐसे ही लिख देना, इसका कोई परिता। और उसके बाद सुनिए जड़त्व आघूर्ण। इसके बाद समझिए बच्चों, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, इसके बाद लिखिए जड़त्व आघूर्ण उसके कण के द्रव्यमान, उस कण के या उसके कण के द्रव्यमान उसके कण के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी, द्रव्यमान और या तथा क्या घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग। अब ये कुछ नहीं तो गुणा मान सकते हो, वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बेटा ना, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखना चाहो लिख दो। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक, आई का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का किलोग्राम और मीटर ऊपर स्क्वायर लगा स्क्वायर, दूरी का मीटर आर स्क्वायर। आई का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? देखिए द्रव्यमान का एम होता है और मीटर का एल स्क्वायर होता है। टोटल क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर डेल्टा एम है उसका मतलब होता है संपूर्ण एम। ठीक है, ये पिंड का एम है। क्या बेटा? पिंड का द्रव्यमान। अब ये क्या है? कणों का द्रव्यमान। आपको पता है प्रत्येक पिंड छोटे छोटे कणों से मिल के बने होते हैं ना, उनका द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। और बच्चों जड़त्व आघूर्ण किस किस पर निर्भर करता है ये भी लिख सकते हैं। देखिए द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों घूर्णन त्रिज्या स्क्रीन पर आपके है हेडिंग। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे बच्चों? के बराबर, ये छोटा के है, के बराबर रूट के अंदर आएगा आई अपॉन एम। ठीक है बेटा, इससे हम बेटा गुणन त्रिज्या की परिभाषा देंगे। और ये फार्मूला आया कैसे? ये आया ऐसे, क्योंकि बेटा आई बराबर फार्मूला होता है एम के स्क्वायर। जैसे आर होता है वैसे ही के होगा, तो के की वैल्यू अगर निकालेंगे एम बटे में जाएगा, एम बटे में आ गया तो के स्क्वायर। अब बेटा आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा इस पर, तो आई बटे एम आएगा। तो किसके बराबर आएगा? के बराबर। तो के हमने पहले कर दिया, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे आइए देखते हैं। इसकी परिभाषा लिखोगे, थोड़ा हम अच्छा बताने चल रहे हैं, देखिए कैसे। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कैसे लिखेंगे? किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण और उसके द्रव्यमान के अनुपात बटे अनुपात का
वर्गमूल, वर्गमूल को क्या गुणन त्रिज्या कहते हैं? गुणन त्रिज्या गुणन त्रिज्या कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, अब इसका अगर मात्रा निकालोगे वही मीटर आएगा। ठीक है, और मात्रक बीमा दूरी का होता है बच्चों। वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग की परिभाषा हम कैसे देंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आइए देखते हैं। एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, जे बराबर आई इंटू ओमेगा होता है। इस फार्मूले के माध्यम से हम परिभाषा लिखेंगे। कैसे बेटा, आइए देखते हैं। किसी पिंड की जड़ता गुण, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण और उसके क्या है कोणीय वेग, और उसके कोणीय वेग के कुछ नहीं तो डॉट मान सकते हो, डॉट को गुणा होता है के गुणनफल के किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण हो, हाँ, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण और उसके कोणीय वेग के गुणनफल को कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग कहते हैं। इसे जे से, इसे बच्चों जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला हो गया। यहाँ पर आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण, ये भी समझ लीजिए। आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण, और ये क्या है, कोणीय वेग। क्या है बच्चों, कोणीय वेग। अब ये क्या है, संवेग। क्या है, संवेग। समझ गए बच्चों। अब इसके बाद ये कहानी समझिए कि जे का मात्रक क्या होगा। जे का मात्रक कैसे निकालेंगे बच्चों, आप हमें बताइए। देखिए आई का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब इसका होता है सेकंड इनवर्स। क्या होता है, सेकंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा मात्रक। जे का बीमा ये देख लेते हैं। बीमा यही सेकंड बटे में आके प्रति भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका बीमा होता है एम, इसका होता है एल स्क्वायर, इसका होगा T-1। तो ये बीमा भी आ चुका है बच्चों। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों अगली हेडिंग है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपके स्क्रीन पर है। आइए बच्चों इसके आंसर को हम लोग समझते हैं, इसका आंसर क्या कह रहा है। चलिए इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। चलिए बच्चों, यदि किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाहरी बल आघूर्ण कार्य ना कर रहा हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। चलिए बच्चों, आइए हम प्रूविंग कराते हैं। चलिए बच्चों, हम उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं, उत्पत्ति। आइए देखते कहते हैं। जे बराबर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा आई ओमेगा, लिया है ना। अब एक काम करो बेटा, दोनों ओर डेल्टा टी लेने पर क्या लिखोगे, दोनों ओर डेल्टा लेने पर, तो बेटा आई समझिएगा, जे आई नहीं, डेल्टा इधर भी हो जाएगा, आई में कोई चेंजिंग नहीं होगा, डेल्टा ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि कोणीय वेग परिवर्तन होगा, जड़त्व आघूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये भार होता है एक प्रकार का, देखा जाए वजन। अब इसके बाद क्या होगा, दोनों ओर डेल्टा टी, दोनों ओर डेल्टा टी से भाग दो बेटा, भाग देने पर यहाँ लिख देना दोनों ओर डेल्टा टी से भाग देने पर डेल्टा जे बटे डेल्टा टी बराबर आई डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी, ये आएगा। अब आप एक काम करिए, अब यहाँ पर फार्मूला देखिए, अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी होता है। मान अप्लाई कर दो,
तो हो जाएगा डेल्टा जे बटे डेल्टा टी बराबर आई ओमेगा। आई ओमेगा क्या होता है, ओ ये अल्फ़ा की वैल्यू होती है, यहाँ अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा होता है। और टाउ बराबर फार्मूला होता है आई अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, ये फार्मूले होते हैं, अभी प्रूव करा देंगे हम आगे इसको। ठीक है, अब आपको पता है ये टाउ क्या हो जाएगा, डेल्टा जे बटे डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ। अब आपको पता है टाउ होता है जीरो। कोई बल आघूर्ण अगर काम ना करे, किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पर कोई बल आघूर्ण, इसका नाम क्या है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, अगर बल आघूर्ण काम ना करे टाउ जीरो, तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा टी बटे ये क्या हो जाएगा जीरो। अब बेटा यहाँ पर अब इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये इसमें गुणा होगा तो डेल्टा टाउ बराबर भी जीरो आएगा। अब किसी का डेल्टा जीरो, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, क्या है, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियतांक। ठीक है, किसी का डेल्टा अगर जीरो है तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है, नियतांक है। प्रूफ हो गया बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध बताइए। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। आइए बच्चों इसके निगमन को हम लोग देखते हैं। तो इसके निगमन को कैसे देखेंगे बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये कोई पिंड है, क्या बच्चों, कोई पिंड है। अब ये उसका एक सेंटर है। अब मान लिया ये कण बेटा क्या है, M1, और ऐसे बहुत सारे कण होंगे, M2 M3 कण होंगे। ठीक है, और सबकी दूरी क्या होगी गुणन अक्ष से। तो बच्चों इसमें कहीं गुणन अक्ष होगा, उससे दूरी मान लो R1, इससे मान लो R2, ऐसे मान लो यहाँ कोई अदर M होगा, ये वाला मतलब R3, यहाँ R4 मान लो M4। तो ऐसे ही उसका R4 होगा, सबसे दूरियाँ होंगी। तो एक काम करो बच्चों, तो इसके हम निगमन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा माना कोई कण, माना कोई पिंड, माना कोई पिंड, माना कोई पिंड ना, जो n कणों से मिलके बना है। कितने, n कणों से, पिंड जो n कणों से मिलकर बने हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः क्या क्या है, M1 M2 M3 Mn है। ठीक है, इनकी दूरियाँ, इनकी गुणन अक्ष दूरियाँ, इनकी घूर्णन अक्ष से दूरियाँ या दूरी क्रमशः R1 R2 Rn है। ठीक बेटा है। तब अब इसका कोण जो है, कोणीय त्वरण नियत रहेगा, तब इनका कोणीय त्वरण नियत रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, पहले कण का रेखीय त्वरण, पहले कण का रेखीय त्वरण, बेटा इसका फार्मूला क्या होता है रेखीय त्वरण का, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है A बराबर R अल्फ़ा। तो बेटा A1 होगा तो A भी 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा कांस्टेंट है। कोणीय त्वरण जो होता है अल्फ़ा है वो नियत है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों, अब इसके बाद आपकी कहानी ये आ गई है कि अब पहले कण का बल लगेगा, पहले कण पर लगने वाला बल, पहले कण पर लगने वाला बल, तो क्या होगा, F बराबर क्या होगा, MA होगा, पहला 1 1 1 होगा ना। अब ये बताओ, F1 बराबर M1 A1 R1 अल्फ़ा होगा। अब एक काम करो बच्चों, ये हो गया। अब यहाँ पर बात ये फंस गई। अब बात ये है बच्चों, पहले
कण पर क्या निकालना है बेटा? अब हमें बल क्या निकालना है? बल आघूर्ण पहले कण पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा बच्चों? टाउ बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला बल आघूर्ण का? F/R होता है। क्या होगा? F/R। तो F1 ये सब 1 हो जाएगा। F का मान रखो बेटा। F का मान क्या है? M1R1 अल्फ़ा और इंटू में R1 अलग से है तो क्या हो जाएगा? M1R1 स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य कणों के लिए क्या हो जाएगा? इसी प्रकार अन्य कणों के लिए आइए बच्चों इधर से बता देते हैं। टाउ 2 बराबर M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा और टाउ 3 बराबर भी यही सही होगा M3 R3 स्क्वायर अल्फ़ा डॉट डॉट डॉट। अब लिखेंगे बेटा कुल जड़त्व आघूर्ण, कुल और क्या बल आघूर्ण है, कुल बल आघूर्ण क्या होगा बेटा? टाउ बराबर टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट 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 या टाउ 1 भी लिख सकते हो, ना लिखना हो ना लिखो। टाउ 1 कितना है? ये है M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा M3 R3 स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ से अल्फ़ा कॉमन कर लो तो M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या अल्फ़ा कॉमन कर लिया। अब इसको बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा MR स्क्वायर लिख सकते हैं। जब सबको हटाएंगे बेटा तो इसको सिग्मा MR स्क्वायर इंटू में क्या है? अल्फ़ा। अब ये आई के बराबर एक फार्मूला होता है, आई बराबर सिग्मा MR स्क्वायर आई का फार्मूला होता है। तो टाउ बराबर आई इंटू अल्फ़ा। तो ये बच्चों संबंध आ गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बल आघूर्ण और जड़त आघूर्ण में या बल आघूर्ण कोणीय त्वरण में संबंध है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों कुछ आकृति है आपके स्क्रीन पर पढ़िए। कुछ नियमित आकृति की वस्तुओं के जड़त आघूर्ण के हम फार्मूला लिख रहे हैं, आप उन्हें याद कर लें। पहला पतली छड़ की बात करें तो पतली छड़ का जड़त आघूर्ण क्या होता है? तो बच्चों ये पतली छड़ इसका जड़त आघूर्ण क्या होगा? तो जड़त आघूर्ण आई होता है। आई बराबर फार्मूला होगा ML स्क्वायर बटे 12। यह फार्मूला होता है पतली छड़ का। यह पतली छड़ है, इसकी लंबाई L है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? M होगा। तो द्रव्यमान M पता होगा तो पतली छड़ का जड़त आघूर्ण निकाल लेंगे। चलिए बच्चों दूसरा देखते हैं अब हम। चलिए बच्चों आयताकार पटल का क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण हमें बताना है। कैसे बताएंगे? इसका जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है ML स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बटे 12। ये किसका जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला बच्चों? यह है आयताकार पटल का। L लंबाई होता है, V चौड़ाई होता है, याद रखिएगा बच्चों। अब M इसका टोटल द्रव्यमान होता है। ठीक है बच्चों, आइए तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा जो हमारा है वो वृत्ताकार छल्ला का है। वृत्ताकार छल्ला या वलय भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका जड़त्व आघूर्ण हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है? तो बच्चों ये केंद्र हो गया O, ये त्रिज्या, ये गुणन अक्ष हो गई है। ठीक है, अब इसकी कैसे लिखेंगे हम? उसके लिए बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आई बराबर अभी आप याद कर लीजिएगा MR स्क्वायर। ठीक है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, याद रखिएगा ये बात। आपको न्यूमेरिकल में सब नाम आप याद करिएगा, फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। चौथा नंबर क्या है बेटा? वृत्ताकार डिस्क। ठीक है, या ठोस डिस्क भी हो सकता है। वृत्ताकार या ठोस डिस्क, जो वृत्ताकार होगा लेकिन ये ठोस होगा, क्या होगा? प्लेट। ठीक है, डिस्क। तो इसमें कैसे आप बनाएंगे? अब देखिए इसमें जो होगा सेम ऐसे होगा, ये केंद्र होगा लेकिन ये बेटा क्या होगा? पूरा भरा होगा, चारों तरफ से क्या होगा? भरा होगा। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या क्या होगी? R होगी, इसमें भी
त्रिज्या क्या होगी इसकी, आर। तो बेटा अब इसका कैसे हम लिखेंगे फार्मूला, इसका होगा आई बराबर 1/2 MR स्क्वायर। याद रखिएगा क्या होगा, 1/2 MR स्क्वायर। ये वृत्त है चूड़ी जैसा, ये चूड़ी नहीं प्लेट है, इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे, चौथा या पांचवा देखेंगे, ठीक है। ये जो मेरा पांचवा फार्मूला वो खोखली डिस्क है, खोखली डिस्क। तो बेटा ये ऐसी डिस्क है जो खोखली हो, मतलब ऐसे वृत्त भी हो, अंदर से एक छोटा हो, इतना क्या है कवर हो, एरिया हो, और इतना रिक्त स्थान हो। तो इसमें बेटा 2 रेडियस हो गई ना, ये बड़ी वाली कैपिटल R2 होगा, छोटा वाला R1 होगा। ये R1 होगा और ये R2 होगा। समझ गए बच्चों, यहाँ ना समझ में आ रहा है यहाँ लिख देना, ये R2 है, ये वाली जो बड़ी है, छोटा वाला R1 होगा, ठीक है। और ऊपर गुणन अक्ष होगा, इसी में गुणन अक्ष होगा, ये सेंटर होगा, इसी से निकलेगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। या तो इसको बार मान लो, इसको गुणन अक्ष मान लो बच्चों, ये गुणन अक्ष है, ये त्रिज्या हो गई बड़ी वाली, क्या हो गई R2 है, ये R1 है छोटा, यहाँ लिख दे रहे हैं, वहाँ नज़र नहीं आ रहा, ये R1 है। तो बेटा इसका जड़त्व आगुण आप कैसे लिखोगे, आई बराबर इसका जड़त्व आगुण होगा 1/2 M, और दोनों R ऐड हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो बेटा ये खोखली डिस्क का जड़त्व आगुण का फार्मूला है, ठीक है बच्चों। आइए 6 नंबर देख लेते हैं अब हम। 6 नंबर क्या है, ठोस बेलन। इसका कैसे बनाएंगे बच्चों, इसका हम जड़त्व आगुण 2 प्रकार से लिखेंगे। कब, अगर ये देखिए इसमें 2 बनेगा हमारा। पहला बेटा यदि अक्ष के समांतर हो, अक्ष के समांतर मतलब जिस अक्ष में गुणन अक्ष है उसी के अक्ष में बेलन होना चाहिए। मतलब मान लो ऐसा बेलन है और अक्ष भी उसका देखिए उसी के ऊपर नीचे है, तो ये अक्ष के समांतर हो गया। तो यहाँ फार्मूला लगेगा आई बराबर 1/2 MR स्क्वायर। भाई इसकी त्रिज्या मान लो R है, अब इसमें दिखा नहीं सकते, छोटा बनाया है। और दूसरा लगेगा अक्ष के लंबवत कैसे, ऐसे। अब अक्ष तो ऊपर हो गया ना बच्चों, अब अक्ष के लंबवत हो गया ये। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी जो लंबाई होगी। तो इसमें ऊंचाई से कोई मतलब नहीं, केवल त्रिज्या रहता था। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा आई बराबर ML स्क्वायर बटे 12 R स्क्वायर बटे 4। ठीक बच्चों, यहाँ पर ये फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 7वां नंबर ठोस गोला। इसका जड़त्व आगुण क्या होगा, गेंद देखा है आपने वैसे। तो इसका जड़त्व आगुण होगा 2/3 MR स्क्वायर। यह फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए बच्चों, वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों अब आगे भी कुछ और फार्मूले 3-4 बचे हैं, उसको हम आगे देख लेते हैं। चलिए बच्चों खोखला वेलन का देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना, खोखला वेलन में भी 2 है। पहले अक्ष के समांतर हुआ था। अब इसमें क्या होगा, अक्ष के समांतर मतलब जो खोखला वेलन होगा वो ऐसा बनेगा। ये एक वेलन रहेगा, एक वेलन ये रहेगा, उसके बाद खोखला वेलन बना रहे बच्चों हम, एक इसकी ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये खोखला वेलन बनेगी, इसमें 2 त्रिज्या, एक त्रिज्या यहाँ से ये हो गया, अब एक ये त्रिज्या होगी छोटी सी। तो छोटे वाले को R1, बड़ी वाले को R2। तो ये जो त्रिज्या वो R1 हो गई और ये जो त्रिज्या है वो R2 हो गई। समझ गया बेटा, एक R1 एक R2 हो गई। अब देखिए इसका जड़त्व आगुण क्या होगा, आई बराबर जैसे वहाँ होता था 1/2 MR स्क्वायर होता था, तो R की इस जगह दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, R1 प्लस R2 स्क्वायर का योगफल हो जाएगा। तो यह जड़त्व आगुण लगेगा। ठीक बच्चों, उसके बाद दूसरा नंबर देख लो। दूसरा क्या है बच्चों, अब अक्ष के लंबवत
अक्ष के लंबवत। अब इसके अक्ष के लंबवत देखना है तो इसके बाद क्या करो, इस खोखले बेलन को हम ऐसा कर दें, ठीक है। अब इसको हम घुमा दें थोड़ा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसकी लंबाई भी डिपेंड करेगी, लंबाई भी है। इसमें गुणन अक्ष इधर होगा ऐसे, इसमें भी गुणन अक्ष इधर होगा। तो इसमें दो त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, ये R1 और ये R2। तो ये मेरा R1 हो जाएगा, ये वाला R2 हो जाएगा। लंबाई तो इसका भी फार्मूला एकदम सेम वैसे होगा जैसे बताया गया था। क्या था, ML²/12 और R²/4 था। तो R की जगह क्या होगा, R1² प्लस R2²/4 ये होगा, ठीक है। अब एक काम करो बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट करना है, ठीक है। अब इसको नोट ना करो बेटो, कुछ और देख लेते हैं, एक दो फार्मूले हम पहले, तब नोट करिएगा आप लोग। 9 नंबर देख लो बेटा, एक 9 नंबर क्या है, खोखला गोला देख लो, खोखला गोला। खोखला गोला क्या होता है बच्चों, जो गोला एकदम अंदर से खोखला हो। इसका जड़ता गुण क्या होगा, I बराबर 2/3। पूरा वही है बेटा। देखिए खोखला गोला हो, अब ठोस गोले में बटे में 5 चलता है बच्चों, देख लो आगे सही कर लेना। ठोस गोले में बटे में 5 होगा, खोखला गोले में यहाँ 3 है, MR²। बच्चों खोखला गोला वाला आप करेक्ट कर लो, देख लो बेटा ये 5 है, ये गलती हो गई थी, यहाँ 3 का दिया था, यहाँ 5 कर लेना आप, ठीक है। यहाँ पर बेटा 3 है, बस इतना डिफरेंट है। उसके बाद बेटा आइए देखते हैं आंशिक गोला खोखला गोला, आंशिक खोखला गोला। तो आइए बच्चों 10 नंबर देख लेते हैं, आंशिक आंशिक खोखला गोला, खोखला गोला। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें इसे होगा I बराबर 2/3M, सेम रहेगा। बस इसमें द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसको देख लो ज़रा, R2⁵ माइनस R1⁵। त्रिज्या जो इसकी है हो जाएगा R2⁵ माइनस R1⁵। अब देखिए यहाँ पर ये द्रव्यमान वही रहेगा बच्चों इसमें। तो ये जो आ गया दृढ़ता गुण किसका है, आंशिक खोखला गोला। इसको आइए बना के दिखा देते हैं। ये गोल है, इसके बाद एक गोला ये रहेगा, ये पूरा अंदर से मतलब इसमें कुछ थोड़ा चौड़ाई रहेगी, मोटाई लेयर बनी रहेगी, ये समझिए, ठीक है। अब इसमें एक त्रिज्या क्या होगा, ये R2 होगा, ठीक है। अब ये त्रिज्या R1 होगा, ठीक है। अब ये ठीक है, ये इसमें हो गया, ठीक है। और खोखले गोला जो लेयर ना हो, एकदम पतला ही हो ना, ठोस और खोखला, आंशिक खोखला, तीनों में डिफरेंट है बच्चों। चलिए वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे जब आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जड़त्व आघूर्ण संबंधित प्रमेय, जड़त्व आघूर्ण संबंधित प्रमेय मिल जाएगा। बच्चों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय का लिंक उसमें आपको मिल जाएगा, आप जाके देख लें। चलिए बच्चों अगली हेडिंग है कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए कोणीय परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो आपके हेडिंग पर है, आइए हम इसका परिभाषा लिखते हैं, अब इसको प्रूव करते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे बेटा और प्रूव कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बल आघूर्ण का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर I अल्फ़ा होता है। अब एक फार्मूला होता है अल्फ़ा बराबर क्या होता है, d⁻/dt होता है, इसे बोलते हैं कोणीय त्वरण। क्या बोलते हैं बच्चों, कोणीय त्वरण होता है। रख दो बच्चों, टाउ बराबर I d⁻/dt, ये हो गया, ठीक है। अब एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, अब दोनों ओर अगर हम इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं, अब इसके बाद हम लिखना चाहते हैं क्या कि कोणीय संवेग का फार्मूला, कोणीय
संवेग का फार्मूला क्या होता है, जे बराबर आई ओमेगा। ठीक है, इसका दोनों ओर अवकलन करने पर क्या, टी के सापेक्ष टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी टाउ बटे डी टी, आई कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जब आई कांस्टेंट है डी ओमेगा बटे डी टी। समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो बेटा, 1 में 2 का भाग दो, एक क्या है टाउ और दूसरा क्या है ये डेल्टा जे और डी जे बटे डी टी बराबर आई डी ओमेगा बटे डी टी बटे आई डी ओमेगा बटे डी टी। ये इससे कट गया, ये उधर जाके टाउ बराबर डी जे बटे डी टी आएगा। यह फार्मूला प्रूफ हो गया है। तो अब इसमें देखिए बेटा, कोणीय पर देखो इसको क्या बोलेंगे, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, इसको क्या बोलेंगे, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, अब ये जो है ये है बल आघूर्ण, क्या है बल आघूर्ण। तो परिभाषा क्या लिखोगे कि कोणीय परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर नीचे, कोणीय परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लें। बच्चों अगली भाग इसके पार्ट 3 में लेके आएंगे और वो इसका आखिरी पार्ट होगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।